चलो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ एकेडमी में। और मैथ एकेडमी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है नवोदय के बच्चों के लिए, एक कोचिंग और इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर हम आज करने वाले हैं 2024 के पेपर का एनालिसिस। 2024 जो 20 जनवरी को हुआ है, 20 जनवरी 2024 का पेपर का एनालिसिस होने वाला है यहाँ पर, जो कि 100% सही रहेगा। आप इससे अपने नंबरों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। यहाँ पर पहले भाग में समानता यानी क्या दे रखा है, एक चित्र भिन्न है। इसमें भिन्नता के आधार पर चित्र का चयन करना है। जो आकृति भिन्न है उसका चयन करना है, आकृति अलग है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में 3 आकृतियाँ जो है समानता को बता रही हैं। कैसे समानता बता रही हैं कि इसके 4 भाग किए, इसके भी 4 भाग किए, इसके भी 4 भाग किए, पर यहाँ पर ये भिन्नता को दर्शा रहे। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का हो गया दूसरा। दूसरी तरह से इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या समानता है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा में समानता है, क्योंकि केंद्र पर कोण बना रहा है, केंद्र पर कोण बन रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पर केंद्र पर कोण नहीं है, तो ये सबसे अलग आकृति है। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा। इस तरह तीसरे में देखिए कि 3 रेखा इधर है, 3 इधर हैं, 2 इधर तो 2 इधर, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4। तो सबसे अलग कौन सी आकृति हो रही है कि जितनी लाइन खड़ी हैं उतनी लाइन लेटी हुई हैं। तो ये समानता बता रही है, इन तीनों में समानता है, पर ये वाला आकृति थोड़ी भिन्नता को बता रही, ये सबसे अलग है। तो इसका आंसर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए विपरीत साइड पर, एक साइड पर तीर है और एक साइड पर पॉइंट बना हुआ है। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें भी है। ये तीनों समानता को दर्शा रही, पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई, तीर और पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। दूसरा सेक्शन देखते हैं। दूसरे सेक्शन में आपको क्या करना है, समरूप आकृति को बताना है। समरूप माने होता है समान आकृति, और समान आकृति जो होती है वो एक जैसी होती है। तो इसके जैसी आकृति कौन सी है, तो इसमें दूसरा आंसर एकदम सही है। तो इसमें देखिए छठवें का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर सही है। इसी के जैसी आकृति देखना था, तो इसका भी दूसरा आंसर एकदम सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसके जैसी आकृति जो है वो कौन सी है, चौथी है। इसके जैसी आकृति कौन सी है, ये भी चौथी है। तो इसमें भी चौथा, इसमें भी चौथा, आंसर एकदम सही होगा। समान आकृति एकदम आसान होती है और ये क्वेश्चन सभी लोगों का सही होता है। यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, यहाँ पर आपको करना क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखना था जो भाग चित्र में लुप्त है उस भाग को बिठाना है और उसी को आंसर देखना है कहाँ पर है। तो यहाँ से इतना भाग लुप्त है, यहाँ पर ये वाले भाग में कौन सी आकृति फिट होगी, ये आकृति नहीं हो पाएगी। देखिए यहाँ पर अगर आकृति की बात करें तो इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये आकृति एक इधर आएगी और यहाँ पर एक इस तरह से आएगी। तो ये सही आंसर कौन सा है, तीसरा एकदम करेक्ट है। तीसरी आकृति एकदम फिट हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें तो अपोजिट साइड पर एक जैसी आकृति है। तो इस तरह यहाँ पर अपोजिट साइड में एक जैसी आकृति होगी, यहाँ पर इस तरह की आकृति आने वाली है। कैसी आएगी, ये इस तरह से बन जाएगी। ठीक, सही आंसर कौन सा होगा, इसका चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में जो आंसर होने वाला है वो पहला आंसर होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर पैटर्न बन कर रखा है। तो एकदम सही पहला होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सारा हट जाएगा। इसी की तरह से 12वें क्वेश्चन का जो आंसर देखेंगे, 12वें क्वेश्चन का दूसरा आंसर एकदम सही है। देखिए इसमें समानता एक लाइन में है, ये दोनों एक लाइन में, तो इस लाइन में आएगा। इस लाइन में जो आ रहा है वो आंसर ये है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। इस लाइन पे आंसर ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो सीरीज का क्वेश्चन है श्रेणी का है, उस श्रेणी में क्या करना है, दाईं तरफ क्वेश्चन मार्क लगा होगा, एक पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर 2 त्रिभुज, यहाँ 3 त्रिभुज, अगली बार में 4 त्रिभुज आने वाले हैं। तो 4 त्रिभुज किसमें, इसमें है, और डायरेक्शन उसकी त्रिभुज की इस साइड पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर एकदम सही होगा। इसे 14वां क्वेश्चन देखें तो 14वां क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से घूम रहा है, सीधे हाथ पे घूम रहा है। तो यहाँ से जो आकृति थी वो यहाँ पर आ गई। अगली बार क्या है, यहाँ वाली आकृति जो है वो इधर आ गई। ये शिफ्ट हो रही आकृति देखना, यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। तो ये आकृति कहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी। तो इस जगह पे आ जाएगी और ये आकृति दोनों इस लाइन पे होंगी, इस लाइन पे ना, ये वाली जगह खाली हो जाएगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में देखिए 90 डिग्री घूम रहा है। ये क्या घूम रहा है, 90 डिग्री। कोई चीज़ 90 डिग्री कब घूमती है, जैसे ये एक तीर बना हुआ है, अगर इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो किस तरह से घूम जाएगा, कुछ इस तरह से घूम जाएगा। ये किस तरह से घूम जाएगा, इस तरह से।
अपोजिट हो जाता है। इसी तरह से अगली बार इस तीर को अगर हम 90 डिग्री घुमाते हैं तो ये किस तरह से हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम अगर इस वाले तीर को 90 डिग्री घुमाते हैं तो वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ सिर्फ एक ही तीर है, वो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो एकदम सही है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखें तो 16वां क्वेश्चन में एक तीर लग रहा है, ये इधर को तरफ गया, फिर अगली बार इधर को आ गया, फिर इधर को आया, आपकी बार में इधर की तरफ आएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका, दूसरा एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं टाइप क्या है। तो यहाँ पर दे रखा संबंध को बताना है। संबंध किस तरह से, रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जिस तरह से इस आकृति का इससे संबंध है उसी तरह से यहाँ पर संबंध होने वाला है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में जस्ट इसका उल्टा कर दिया। इसका क्या कर दिया है, ये जस्ट जहाँ पर ख़त्म होगा तब वो वहाँ से शुरू हो रहा है इस तरह से। ठीक है, और साथ में देखिए इसके सारे ऑप्शन कट रहे हैं। इसके सारे ऑप्शन क्यों कट रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए बाहर की तरफ रेखा आ गई, बाहर की तरफ रेखा नहीं है तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, और इसमें ये पूरी रेखा नहीं तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, दूसरा वाला। तो एकदम सही आंसर क्या होगा, एक तो डायरेक्शन उल्टा चाहिए, जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो वो यहाँ से शुरू होगा इस तरह से। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो 18वां क्वेश्चन है, जस्ट उल्टा हो रहा है। जस्ट क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन का उल्टा हो रहा है यहाँ पर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये इस तरफ था तो किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो रहा है, तीसरा वाला एकदम सही आंसर होगा, तीसरा। ठीक है, इसका तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर इसका क्रॉस में, जिस तरह इस क्रॉस पे ये पॉइंट बने होंगे, इन पॉइंटों को, इस लाइन को हटा दिया गया और 4 पॉइंट छोड़ दिए गए इस तरह से। ठीक है, इसके बीच की लाइनें मिटा दी गई हैं इस तरह से। अगर हम इसके बीच की लाइनें मिटाएंगे तो ये तीसरा आंसर एकदम सही होगा, और बीच में क्रॉस लगा रहेगा तो बीच में क्रॉस वाला सही है, ये वाला आंसर गलत। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आकृति इसके जैसी है तो इसके जैसी आकृति कौन सी होगी, तीसरी। तो एकदम सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कौन सा आकृति फिट होगी, तो इसमें पहली आकृति ही फिट होगी, ये फिट नहीं होगी। ये सारे ऑप्शन कट रहे हैं तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, पहला वाला। इसके बाद देखिए, इसके बाद 22वें का जो आंसर है, 22वें का जो आंसर है वो क्या होगा, ये पहला कट रहा है। 22वें में ये आकृति फिट नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की शेप है, थोड़ा सा ये कुछ इसका जो मैच होगा वो इससे होगा। यहाँ पर ये ब्लॉक नहीं आ पाएगा क्योंकि सीधी लाइन इसमें है नहीं है, नॉक चाहिए। ये ऑप्शन कट हो गया, ये सारे ऑप्शन कट हो गया। तीसरा आंसर एकदम सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन का दूसरा आंसर एकदम सही होगा। दूसरा आंसर यहाँ पे फिट हो जाएगा, इस तरह से देखेंगे तो दूसरा आंसर एकदम राइट है। इसी की तरह इसका पहला आंसर एकदम करेक्ट है। अब आ गया दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या करना होता है, दर्पण के सामने आकृति बना होता है। तो पहले आना पहले पाना वाली बात होती है। पहले एम है तो एम की प्रतिबिंब पहले बनेगा। एम का प्रतिबिंब सेम बनता है दर्पण में, ओ का प्रतिबिंब भी सेम बनता है और टी का भी सेम बनता है। तो ये उल्टा गलत हो गया, इसमें टी उल्टा गलत हो गया, इसमें एम उल्टा गलत हो गया। सारे ऑप्शन कटने के बाद पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस तरह से इसका दर्पण प्रतिबिंब देखें तो पहले आओ पहले पाने वाला सिस्टम वही रहता है। पहले क्या देखेगा, देखिए पहले क्या देखेगा, ये त्रिभुज देखेगा, और त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, दूर की तरफ तीर बना है तो दूर की तरफ तीर बना, ये तीर से कट गया, ये त्रिभुज से कट गया, त्रिभुज डार्क अंदर की तरफ था और ये सारे त्रिभुज से कट गए। तो सही आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर। इस तरह 27वां क्वेश्चन देखें तो पहले आओ पहले पाओ वाली कंडीशन हमने पहले ही बोला कि पहले क्या देखेगा, ये खाली देखेगा, पीछे की तरफ ये पीछे में देखेगा, और ये ऑप्शन कट, ये तो पूरी तरह से कट, ये डबल कट। सही आंसर कौन सा होगा, पहला। इस तरह से 28वां क्वेश्चन देखें तो 28वें क्वेश्चन का जो है ये ऑप्शन कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, तीसरा एकदम सही है। सही आंसर क्या होगा इसका, तीसरा सही है। अंदर की तरफ है, ये शेप जो है अंदर की तरफ है बड़ा वाला, इसमें बाहर की तरफ हो रहा है, तो चौथा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला वाला क्वेश्चन अगला जो है, अगला क्वेश्चन में क्या है, कागज़ की कटिंग। कागज़ की कटिंग को किस तरह से हल करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर 4 आकृतियाँ दे रखी हैं। कौन सी दे रखी? 4 दे रखी हैं, और 4 नहीं सॉरी कटिंग का है। क्या है? कागज़ को मोड़ दे रखा है, मोड़ के बाद उसमें कटिंग करना है। तो इसके लिए सही आंसर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, प्रथम वाली आकृति जो कि किस तरह शेप में हो गया, इसको क्या किया, पहले इसको आधा मोड़ा किया, बीच में से मोड़ दिया, और फिर उसको बीच में से और मोड़ दिया, तो सेम इसमें 4 शेप बन जाएगी इस तरह की। अगर हम यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे तो वो त्रिभुज यहाँ पे भी बनेगा, और एक यहाँ पे बनेगा, और एक यहाँ पे। कॉपी हो जाता है, कॉपी पेस्ट होता है ना। तो इस कोने पे बना होगा तो यहाँ पर इसी कोने पे बनेगा, यहाँ पे ऊपर कोने। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरा आंसर एकदम सही होगा। दूसरा आंसर एकदम सही होगा। सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं इसके। ठीक है, ये वाला देखो एक बार हम इसको पूरा और सॉल्व करा देते। देखिए फाइनल जो है यहाँ पर आ गया, ये जो शेप है, पहले तो इसको इधर मोड़ दिया, फिर इसको ऊपर से मोड़ दिया, तब जाके ये शेप बनी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ कर दिया लाइन, और इसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज कट कर दिया। क्या कर दिया? एक त्रिभुज कट कर दिया। जब इसको खोलेंगे तो ये इसकी कॉपी कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, जब इसको ऊपर खोलेंगे तो इसकी कॉपी कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी, और इसकी कॉपी कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी। तो ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा ऐसा आएगा। हर एक पोर्शन में सेम आकृति होगी, सेम आकृति। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब की तरह भी होता है ना। अगला क्वेश्चन देखें, इस तरह से इसका देखिए, इस क्वेश्चन का अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर भी पहला आंसर एकदम करेक्ट होगा। इसको यहाँ से मोड़ा है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर इसको हम खोलेंगे तो ये आकृति इतना कटती, लेकिन ये उस तरफ खुलेगी तो इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस तरह से ये यहाँ पे भी हो जाएगा, और इस तरह से ये सभी जगह पे आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कि दोनों साइड खोला है उन्होंने ना। सही आंसर कौन सा होगा? पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से ये ड्रॉ है, आकृति ड्रॉ है, और साथ में देखिए क्या है। इस आकृति को देखिए तो इसमें कॉपी पेस्ट होगी। जिस तरह से 2 गोली इसमें है, 2 गोली इसमें, तो 2 इसमें होंगी, 2 इसमें होंगी, और 2 इसमें होंगी। तो सही आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला। कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। इस तरह से इसका है, अगर इसको यहाँ कोने पर, इस तरह से यहाँ पर कोने पर कट करिए तो ये कोने पर भी कट होगा। तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा? ये चारों कोने कट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चारों कोने कट हो जाएंगे। चारों कोने कट हो जाएंगे तो चारों कोने यहाँ पे कट, और साथ में ये इसको इस तरफ रिवर्स खोलेंगे। जैसे यहाँ पर है, अगर यहाँ पे कट किया तो वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे भी कट होगा। तो यहाँ पे अंदर एक बॉक्स बना लेगा। क्या बना लेगा? बॉक्स। इसके बाद देखिए 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन जो है 9वां भाग, और 9वें भाग में क्या बताया है, इसे क्या है, जितनी भी कटिंग है, टुकड़ों को जोड़कर एक नई आकृति बनाना है, वो क्या बन सकती है। तो देखिए इसमें 4 टुकड़े हैं। कितने? 1 2 3 4, 4 टुकड़े हैं। अब इसमें देखें, अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या होगा? कट हो रहा है। पहला ऑप्शन क्यों कट हो रहा है? कि इसके एक तो ईंट है, तो ईंट इसमें है। ठीक है, 2 त्रिभुज हैं, तो 2 त्रिभुज की जगह पे 3 त्रिभुज हैं। एक ही है, एक क्या है, एक ही है, एक यहाँ पे, और एक ही अंदर की तरफ बना दिया उन्होंने। एक क्या कर दिया? यहाँ पे बना दिया। तो ये तो कट हो गया। इस तरह से इसमें 2 ईंटें हैं, तो ये कट हो गया। इसके बाद इसमें 3 त्रिभुज हैं, 1 2 3, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे जोड़ने से बनाएंगे तो आकृति ये कट हो गई, और इसमें ये कट हो गई क्योंकि इस तरह की 2 सेम आकृति है ही नहीं, इसमें नहीं है ना। एक त्रिभुज है बड़ा, तो इसका दूसरा आंसर एकदम सही है, ये भी कट हो गया। 2 छोटे त्रिभुज इसमें है, एक बड़ा सा। ये पोर्शन, पूरे चारों पोर्शन को जोड़ के इस तरह की आकृति बन जाएगी। इस तरह से देखिए, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कौन सी आकृति बन जाएगी? चौथी आकृति एकदम सही है। सारे के सारे जुड़ जाएंगे, और सारे ऑप्शन कट भी रहे। यहाँ पर 36वें क्वेश्चन को देखिए तो 36वें क्वेश्चन का आंसर पहला सही है एकदम, क्योंकि इसमें जो पतंग शेप है वो छोटी है, और इसमें पतंग शेप इसमें बहुत ही ज़्यादा, ये तो कट ही हो रहा है, सारे ऑप्शन कट हो रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहाँ पर दिख रहा है? तीसरे में दिख रहा है, और कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है ना। इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन में इसका शेप दिख रहा है और कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन में कहाँ पर दिख रहा है? ये बना होगा, ये शेप इस तरह से शेप यहाँ पे बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन जो है
इसका जो आंसर है वो कहाँ पर दिख रहा है, तो इसका आंसर तीसरे में दिख रहा है। इस तरह का डबल स्टेप इस तरह से बना हुआ है इसमें। इस वाले में ये नीचे की तरफ होता तो इसमें बन जाता, लेकिन इसमें नीचे की तरफ ये लाइन गायब है। अगला क्वेश्चन देखें तो डब्लू कहाँ पे बन रहा है, तो डब्लू पहले आकृति में बन रहा है। इस तरह का डब्लू आकृति पहले बना रहा है, और कोई आकृति बन भी नहीं रहा है, छोड़ दो इसको। अगला क्वेश्चन, इस तरह से मैथ आकृतियों के पूरा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और इसके बाद मैथ का एनालिसिस देखते हैं। मैथ का एनालिसिस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा सभी बच्चों के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 41 मैथ का क्वेश्चन है। यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं, 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आता है, बात ये हो रही है। तो अंक 9 जो है इसका, अगर पूरे संख्या को लिखने 1 से 100 तक गिनती लिखने की ज़रूरत है जिसमें 9 अंक आता है, तो 9 वाली संख्याएं कौन कौन सी, एक तो 9 ही है, एक 19 है, एक 29 है, और इस तरह से 39 है जिसमें 9 आता है, और बाकी तो 9 आएगा नहीं। 9 की गिनती करें तो 9 वाले अंक लिख लेंगे। 39 हो गया, 49 हो गया, 59 हो गया, 69 हो गया, 79 हो गया, 79 हो जाएगा, और 89, 90, 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। बस इसके बाद 9 की कहानी ख़त्म। इसके बाद कोई भी अंक नहीं है जहाँ पर 9 मिलेगा अपन को, ठीक है। तो इसमें कितने बार 9 आया, कितने बार 9 आया, तो 9 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 बार आया। कितने बार आया, 20 बार। तो 20 आंसर एकदम सही है इसका। इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में जो है 42वां क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 960 से बन सकती है। तो 960 से बड़ी संख्या क्या बनेगी, 960। इससे बड़ी तो बनेगी नहीं। और छोटी से छोटी क्या बनेगी, 609। ठीक है, बड़ी और छोटी संख्या, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। उनका गुणनफल पूछा गया, तो इनका गुणा कर लीजिए। 960 गुणा 609। जब हम इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, 9 का 0, 9 6 54 और 5 हासिल आएगा। 9 9 81 86, कितना हो गया, 86। उसके बाद 0 से गुणा किया तो 0 0 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 6 का गुणा किया तो 0, 6 6 36, 3 हासिल लग गया, और 6 9 54 54 57, कितना हो गया, 57। इसको जब जोड़ेंगे तो 0 4 6 14 8 5। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा आंसर एकदम करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन को, 43वां क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न बही या तुल्य रहती है यदि उसमें क्या किया जाए। कोई भिन्न है, जैसे कोई सी भी भिन्न होती है वो तुल्य कब रहती है, यदि उसमें किसी भिन्न है, जैसे A/B एक भिन्न है, तो इसमें किसी संख्या का गुणा कर दो। किसी भी संख्या का गुणा करने पर वो ही भिन्न रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉल्व, जैसे हमने बोला कि 4/8 है, 4/8 जो है किसके बराबर है, किसके बराबर है बताइए, 1/2 के बराबर है। क्योंकि इसमें अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसके जैसे बना, ये तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या है, बराबर। तो किसी संख्या में अगर हम किसी अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते तो वो तुल्य होती है। अब इसमें क्या बोला, किसी के अंश और हर में जोड़ा जाए तो क्या वो इसके बराबर होगी, कभी नहीं होगी। जैसे देखिए, एक कोई सी भी भिन्न ले लेते अपने मन से, कोई सी भी संख्या, कोई सी भी, है ना। जैसे मान लो 3/2 हमने एक भिन्न ले ली, इसमें एक समान संख्या जोड़ दी, मान लो 2 ही जोड़ दी, अंश और हर में क्या जोड़ दी, 2 जोड़ दी, तो ये कितना 5/4 हो गया। ठीक है, ये भिन्न है, जबकि पहले क्या थी, पहले थी 3/2। तो इसमें जोड़ दिया तो ये दोनों समान नहीं, ये दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। इन दोनों के आंसर क्या आएंगे, अलग अलग। लेकिन यहीं पर अगर 2/3, ये क्या था, सॉरी, ये कितना है, 3/2 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसका पता है तुम्हें, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इतना आ रहा है। अगर हम इसमें सी का गुणा कर दिए, इसमें भिन्न में अंश और हर में, इसके अंश और हर में क्या कर दिए,
गुणा कर दे 3/2 में, मान लो कोई सी भी संख्या सोच लो, 4 का गुणा कर दिया, क्या कर दिया 4 का, तो इसका आंसर भी किसके इसी के बराबर आएगा। देखो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 और ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 है। अब 8 का पाड़ा पड़ेंगे तो 8 × 1 = 8 है, 4 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40। तो देखिए ये तुल्य है, ये क्या है तुल्य, एक दूसरे के बराबर है। कब, जब अंश और हर में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तब वो क्या होती है तुल्य होती है। इसी तरह से भाग देने पर भी तुल्य होती है। अगर किसी के अंश और हर में हम क्या कर दें, किसी संख्या का भाग दे दें तो भी तुल्य होगी। किसको छोड़ के, शून्य को छोड़ के, क्योंकि अगर किसी भिन्न में हमने शून्य का गुणा कर दिया, किसका कर दिया, तो ये पूरी भिन्न शून्य हो जाएगी। तो शून्य का तो गुणा हो नहीं सकता, अंश और हर में शून्य का गुणा कर दी तो आप परिभाषित हो जाएगी, वो मैथ की से क्या हो जाएगी इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो इस तरह से शून्य को छोड़ के, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक ही संख्या, एक ही संख्या से ऊपर और अंश और हर में गुणा किया जाता है, किसको छोड़ के, शून्य को छोड़ के, तो भाई क्या हो जाएगी तुल्य भिन्न होगी। तुल्य माने समझते हैं क्या होता है तुल्य माने क्या होता है, बराबर है, सेम आंसर है, क्या है आंसर में कोई परिवर्तन नहीं है, दिखने में भला ही अलग लगे पर आंसर सेम होता है, तो उसे हम तुल्य भिन्न कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन 99% आता है हर साल में। देखो क्या बोला है, 4 3 9 2। भाग माने क्या होता है, भाग माने बटे लिख ले, बटे, भाग माने क्या होता है बटे, हो गया 3.66। तुम्हें क्या दे रखा है, ये 1200 के बराबर दे रखा है। ये सवाल तुमको यहाँ पर इतना दे रखा है, पूछा क्या ये पोर्शन, तो ये क्या होगा, क्या पूछा है उन्होंने, 4.39 भाग माने बटे 3.36 इसका मान पूछा है ना। तो पहले तो हम दशमलव काटेंगे, सिर्फ दशमलव काट के आंसर निकल आता है। इस तरह क्वेश्चन को क्या करना है, सिर्फ दशमलव काटना है। जैसे हम इसका दशमलव काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 गया, इसके दशमलव काट गया तो इसके भी काट लो, क्या कर लो, काट लो। तो इसका दशमलव काटेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और इसका दशमलव काटेंगे तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये 10 से तो 10 कट जाएगा, तो दशमलव कटने के बाद कुछ इस तरह से बचेगी 4 3 9 2। यहाँ पर कितना 3 6 6। इसका आंसर निकालने की बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे हमने इसका दशमलव काटा तो ये वाला क्वेश्चन इतना इसके बराबर हो गया। किसको निकालना, सिर्फ इसको निकालना है, 100 को भगाना है। क्या करना है, 100 को इधर से भगाना है। तो 100 बराबर की उस तरफ जाएगा तो काय में जाएगा, गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में। तो ये जैसे ही दूसरी तरफ भागती हुई जाएगी तो ये काय में चली जाएगी, भागई में चली जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम इस 100 को यहाँ से उठा के लाए तो ये भाग में आ गई, 0 से 2 0 कट गए, तो इसका आंसर पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है 45वें क्वेश्चन में, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी लंबाई, किसकी आयत, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 और चौड़ाई 11 मीटर है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है एक वर्ग है और ये बोल रहा है कि एक आयत है, और इन दोनों का क्या है, इन दोनों का परिमाप समान है। क्या है, इन दोनों के परिमाप समान है। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा x ले ली हमने और इसकी भुजा तो दे रखी, आयत जो है उसकी लंबाई कितनी दे रखी 17, चौड़ाई कितनी दे रखी 11। तो ये 17 है तो सामने वाली भुजा भी 17 होगी, सामने वाली क्या होगी 17, ये इधर क्या होगी 11 होगी। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पहले तो इसे सॉल्व कर लें। तो 17 और 17 कितना हो गया 34, 17 कितना हो गया 34 और 11 कितना हो गया 22। ये क्यों जोड़ा, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, किसी का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। हाँ, सभी भुजाओं का क्या होता है, जोड़ होता है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का, 4 भुजाएं तो चारों को जोड़ लो, 5 है तो 5, जितनी भी भुजाएं सभी को जोड़ देंगे तो भाई उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो परिमाप कितना आ गया 56, कितना आ गया 56। इन x को सभी जगह से जोड़ेंगे तो कितनी x है 4, तो 4x बराबर कितना हो गया 56।
ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, 4 गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो x का मान कितना आ गया 14। ठीक है, यानी वर्ग की भुजा आ गई, क्या आ गई, वर्ग की भुजा 14 आ गई है। वर्ग की भुजा तो सभी बराबर होंगी, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का भुजा बराबर होती वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल या तो फिर किसी आयत या वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी 14 है और चौड़ाई भी 14 है, तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 14 का 14 से गुणा करेंगे तो 196 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 196। तो इसका सही आंसर हो गया 196। अगला क्वेश्चन देखें। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, उसकी चौड़ाई 22 मीटर है और इसके चारों ओर 7.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च है। ठीक है, 1 मीटर प्रति माने क्या होता है 1 मीटर, और 1 मीटर का जो खर्च है, 1 मीटर का जो खर्च है वो कितना है 7.5 रुपया का खर्चा हो रहा है। ठीक, ये दे रखा है तुमको, यहाँ पर यही दे रखा है, प्रति मान होता है 1 और 1 मीटर खर्च जो है वो 7.5 रुपया है। बाड़ लगवाना, एक आयताकार खेत है, कैसा है, ये आयताकार खेत मान लिया हमने। ठीक, प्लॉट है और इसकी जो चौड़ाई जो दे रखी है वो कितनी है 22 है, तो लंबाई हम क्या ले लेंगे, मान लेंगे x है, क्या है x है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि किसके बराबर है 616 के बराबर है। क्षेत्रफल तो दे रखा ना, इस आयत का क्षेत्रफल कितना है 616। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि 616 के बराबर है। 11 से काट लो, 11 दूनी 22 है, 11 5 55, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, 11 6 के 66, 2 से और काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, तो इसकी जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 28 मीटर। ठीक है, अब इसके चारों तरफ बाड़ लगाना, क्या लगाना है, बाड़ यानी तार फैंसी लगाने, यहाँ लगाना है, तो यहाँ पे 28 मीटर लगेगा, यहाँ पे 22 मीटर और यहाँ पर 28 हो रही है, तो बाड़ यानी परिमाप जितना होगा उतनी बाड़ लगेगी, चारों तरफ लगाना ना इसके। तो 28 जे है तो 28 जे होगी, 22 जे है तो 22 जे होगी, 22 28 50, 22 28 50, यानी जो तार की जो लंबाई है वो कितनी, बाड़ की लंबाई कितनी है 100 मीटर, कितनी हो गई 100 मीटर, 22 और 28 100 50 हो गया। इसी तरह से ये भी 50 हो गया, 50 50 100, यानी 100 मीटर तार लग रहा है। 1 मीटर का खर्चा कितना है 7.5 रुपये, तो 100 मीटर कितना होगा, सिंपल सा 100 मीटर बराबर कितना होगा, इसका गुणा किससे कर देंगे 7.5 रुपया से कर देंगे, तो 7.5 में किसका गुणा कर दिया 100 का। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो दशमलव कटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा और ये कट जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 750 रुपया। इसका सही आंसर क्या होगा 750 रुपया सही आंसर होगा, जो कि चौथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको 48वां क्वेश्चन दे रखा है, इसको हिट एंड ट्राई में डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका हर में बी है, क्या है हर में बी और बी, और ए बटे बी का मान पूछा है। यहाँ पर हर एक जैसा है कि नहीं जैसा, तो इनका अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम भी कितना आएगा बी आई आएगा, जो कि कितना रहेगा 7। तो हिट एंड ट्राई में हमारा आंसर क्या होना चाहिए 3। लेकिन इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो भी दे रखा है उसको लिख लो। आपके पास ये चीज़ दे रखी है और पूछा क्या है ए बटे बी का मान पूछा है और ये दे रखा है। ठीक है, भिन्न को हल करते हैं, तो ए प्लस 10 बटे कितना है बी माइनस ए बटे बी बराबर कितना है 10 बटे 7, ये दे रखा है। साथ में ए का मान दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है ए बराबर दे रखा है तुम्हारा बी माइनस 3। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ से ए को हटाएंगे और बी की वैल्यू ए का मान रख देंगे, कितना रख देंगे बी माइनस 3। तो यहाँ से ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा बी माइनस 3 प्लस में कितना है 10, ये तो इसमें आ गया, बटे में कितना है, इसका पूरे का एलसीएम भी कितना आएगा, इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा बी, ये बीच में माइनस लगा, एक ही जगह पे कितना आ गया बी माइनस 3 बराबर कितना है 10 बटे
7। ये बात समझ में आ गई। बी भी एक जैसा था इसलिए बी को एक ही बार लिखा। नीचे की हर की संख्या एक जैसी होती तो हम उससे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। दोनों एक जैसी इसलिए बी आ गया, है ना। अब ये कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि बी का मान जो था इस तरह का था और यहाँ पर ये बाहर बीच में माइनस लगा था। माइनस वाली संख्या यहाँ पर जो भी संख्या हो उससे गुणा होगा माइनस का, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 3 घट जाएगा। 10 में से कितना घट जाएगा, 3। तो b प्लस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस माइनस का जब गुणा होगा अंदर, माइनस का जब गुणा हो जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। ये बात समझ में आ गई। बटे में कितना है b, बराबर में कितना 10/7। समझ आ गया। ये b प्लस का है और ये b माइनस का है तो ये तो कट जाएंगे। जैसे देखो एक b किसका था, प्लस का है और एक b माइनस का है, तो b में से b कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों कट गए। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। तो 7 और 3 10 हो गया। 10/b बराबर कितना, 10/7। तो यहाँ से ये 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट गया। इस तरह से देख पा रहे हैं तुम कि 10 एकम 10, 10 एकम 10, क्या चीज़ गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 का गुणा इधर हो जाएगा, b का गुणा हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो b का मान 7 आ गया। और जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 7, सब जगह नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, 4/7। ठीक है। अब अगर हमें a का मान निकालना है तो b बराबर कितना रख देंगे, 7। ठीक है। a का जो मान है वे b से कितना कम है, 3 कम है। a का मान b से 3 कम है तो b की जगह पे हमने 7 रख दिया, -3 किया तो a का मान कितना आ जाएगा, 4। तो 4 क्या आ जाएगा, 7। सही आंसर तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दशमलव में परिवर्तित करना। आपको क्या लिखा होगा, 31 सही 7/16। ये दे रखा है। जो 31 सही है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है ये, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को दशमलव के लेफ्ट में लिखा जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कट गया, कट गया, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या आएगी, दशमलव के पहले आएगी। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है यहाँ पर, जैसे ये लिखा है तो ये भी गलत है, ये पूर्ण संख्या है। तो अब बचा कौन से तुम्हारे सामने, एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है। तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो 31 सही जो कि 31 आएगा, ठीक है। अब बाकी की संख्या दशमलव के बाद किसका आएगा, इसका सॉल्यूशन दशमलव के बाद आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते। ये 7 में किसका भाग देना है, 16 का। जैसे ही 0 लगाएंगे तो ये दशमलव यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है, लगेगा। तो ये 16 यहाँ पे लगा दो दशमलव। 16 चौके 64 आ गया। 6 बचेगा, 0 लेंगे इस दशमलव का, एक 0 ले सकते हैं कभी भी। 16 3 48, ठीक है, 16 3 48। दशमलव के बाद जो है वो कितना आ रहा है, 4 3। तो ये ऑप्शन कट हो गया। दशमलव के 4 3 7 पूरा करेंगे तो आ जाएगा। समझ आ गई। तो ये 16 3 48 आएगा, 16 3 48। फिर इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे। 16 7 112। फिर इसके बाद 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। इस तरह से सही आंसर क्या, तीसरा। अगर तुम इसको इस तरह से करते हो कि 31 सही 7/16, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इससे भी वही आंसर आएगा। जब इसका इससे गुणा करेंगे 16 एकम 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना होगा, 23। 16 3 48 49 50। तो इसका जो गुणा करने के बाद 500 कितना आ रहा है, 503 आ रहा है। अब इसमें 16 का भाग देंगे ना तो 31 बार तो पहले चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 16 3 48। 16 3 कितना हो गया, 48। उसके बाद कितना बचेगा, 2 उतार लेंगे, 3। 16 एकम 16। तो देखिए ये पूर्ण संख्या आ गई यहाँ पर। फिर 7 बचेगा जी। अब 7 दशमलव तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, अब इसलिए हम क्या कर रहे थे, ये पूर्ण संख्या के बाद दशमलव स्टार्ट होगा, वो इसके लिए आएगा। समझ आ गया। इसलिए हम डायरेक्ट ही करते हैं और समय बचाना है क्योंकि समय की कमी रहती है, इसलिए इसका आंसर कौन सा, तीसरा ही है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 1/3 हो जाए, प्रत्येक भुजा क्या हो जाए, 1/3 हो जाए, तो उसका क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो देखिए सिंपल सी बात कह रहा है कि एक वर्ग है, एक ये वर्ग है, और ये बोल रहा है कि थोड़ा सा इसको वर्ग को हटा देते हैं, थोड़ा बड़ा ये वर्ग है, और इससे क्या कर रहा है, 1/3 कर दिया, इसको 1/3 कर दिया, इसकी भुजा को कम कर दिया। सपोज मान लेते भुजा अपने हिसाब से ले लो कि इसकी भुजा 6 है, कितनी है, 6 है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, लंबाई गुणा
चौड़ाई यानी 36 आने वाला है। अब इसका 1/3 होगा तो 6, भुजा का 1/3 क्या 1/3 होगा, 3 दूनी 6। तो जो वाले त्रिभुज है इसका कितना क्षेत्रफल है 2 2 2 2, मतलब क्षेत्रफल कितना आएगा 4, 2 दूनी 4। तो पहले कितना था 9, अब कितना बचा 4, ये कितना होगा 9वां भाग हो गया। क्या हो गया 9वां भाग, 4 नेम 36 यानी 9वां भाग है, ये हो गया 9वां भाग है। समझ गए? तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, चौथा। एक वस्तु को 2,540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। मतलब क्या बोला है, लाभ और हानि दोनों बराबर है। दोनों बार तुम्हें क्या दे रखी, सेलिंग प्राइस दे रखी। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 2,540 रुपया। ठीक है, इतने में बेचा तो इससे क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ, यहाँ पर लाभ हो गया। ठीक है, ध्यान देना। और ये दूसरी बार कितने में बेच रहा है, दूसरी बार ये 1850 रुपया में बेच रहा है, तो इससे क्या होगी, हानि हो गई। क्या हो गई, हानि। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। अब कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से कैसे निकलती है, तो कॉस्ट प्राइस जो होती है वो होती है क्या, सेलिंग प्राइस माइनस लाभ। ठीक है, और क्या हो सकती है, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस हानि। हानि को जोड़ के निकाल सकते हो और लाभ को घटा के। अब यहाँ पर लाभ और हानि बराबर है। अगर 100 रुपये का लाभ होगा तो 100 रुपये की हानि हुई, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। माना कि उस बंदे को 100 रुपये का लाभ होगा तो हानि भी कितने की हो गई, x की। अब यहाँ से हम करेंगे, एक वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस होगी उसी को अलग अलग रेट पे बेचा गया। इतने में बेचा है तो लाभ हो रहा है, इतने में बेच रहा है तो हानि हो रही है। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस दोनों की बराबर है, तो क्या करेंगे 2540 में लाभ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लाभ कितना है, x का। और 1850 में क्या हो जाएगी, हानि को जोड़ दिया। हानि कितने की है, x की। ये बात समझ में आ गई। इन दोनों को बराबर क्यों किया, क्योंकि एक ही वस्तु की कॉस्ट प्राइस तो समान होगी। तो यहाँ पर लाभ को घटाकर, लाभ वाले पोर्शन में घटाकर हानि वाले पोर्शन को जोड़कर दोनों बराबर कर दिए। बराबर जैसे ही करेंगे वैसे हमारा आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो x x तरफ जाएगा, तो ये माइनस का x से बराबर को उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x जिसको निकालते हैं उससे हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, तो x और x हो गया। ये x उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया। उसी तरह से क्या है, संख्या एक साइड पे जाएगी। जब x उस तरफ चला गया तो ये 1800 इस तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 2540 माइनस 1850 कितना आ गया, ये आ गया। इन दोनों को घटाना बस रह गया। x और x कितना हो जाएगा, x और x 2x हो गया। इन दोनों को घटा लीजिए, इन दोनों को घटाते 2540 माइनस 1850। घटाना तो आता होगा, 0 8 0 9 1 हासिल 6 हासिल लगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, 690 आ गया। कितना आ गया, 690 रुपया की। अब 2 से कटेगा, ये 2 से क्या कर रहा है, 2 से काट रहे हैं, तो 2 3 6 2 चौकी 8 तो 2 पंचे 10, 345 रुपये का लाभ होगा और 345 की हानि हुई। समझ गए, लाभ और हानि बराबर थी। तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना थी। तो लाभ को घटा दीजिए या फिर हानि को जोड़ दीजिए। तो जोड़ा किस में जाएगा, 1850 में। 1850 में जोड़ के निकालेंगे या फिर 2500 में से घटा के। तो यहाँ पे 345 जोड़ दीजिए, 345 जोड़ देंगे तो इस तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 9, ठीक है, 2195। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2195। कौन सा हो जाएगा, जी आ गया दूसरा। समझ आ गया। एक मशीन 1 मिनट में 12 पेज छापती है। कितने छाप लेती है, 12। इतने पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा। मुझे एक चीज़ बताओ,
1 मिनट में 12 पेज छाप रही है। कितने छाप रही है? 12 छाप रही। अगर 24 पेज छापना होता तो उसे कितने मिनट लगता? तुम कितने? 2 मिनट। कैसे निकालेंगे? भाग देंगे। किसका भाग देंगे कि 1 मिनट में 12 का भाग देंगे। तो हमें यहाँ से निकालना है तो क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हम कितने मिनट निकल आएंगे? मिनटों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो 5700 पेज छापने में मशीन को कितना टाइम लगेगा? तो मशीन की स्पीड तो दे रखी 12 पेज छाप रही है 1 मिनट में, तो 12 से भाग लगा देंगे तो ये कितने मिनट लगेंगे ये आ जाएगा। 12 से भाग दें, 12 × 36, 12 × 4 = 48। कितना बचेगा? 9। 12 × 8 = 96, 1 0 जी बचा है। तो 480 मिनट लग रहा है। कितने लग रहा है? 480 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो बेटा क्या होगा? 60 का भाग देंगे। क्या देंगे? 60 का भाग। तो ये 0 से 0 कट के 6 8 48, 6 8 48 यानी 8 घंटा लगने वाला है। तो कितना लग गया? 8 घंटा। दूसरा आंसर सही है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है। एक पुस्तक कितने की आ रही? एक पुस्तक आ रही 100 रुपया की आ रही है। ठीक, यहाँ पे बोला 3 पुस्तकों, एक पुस्तक 100 की आ रही, तो मुझे बताइए 3 पुस्तक कितने की आई होंगी उसकी? तो 3 पुस्तकें जो है उसकी 300 रुपये की आई होंगी। ठीक है, 3 पुस्तकें उसने खरीदी कितने में? उसकी 3 पुस्तकें कॉस्ट प्राइस हो रही 300, 100 रुपया के हिसाब से। अभी बोल रहा है कि 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचा। 3 पुस्तकों को सेल कितने में किया? तो 275 रुपया में बेच दिया। तो मुझे एक चीज़ बताइए, हानि होगा कि लाभ होगा? 300 में खरीदा और 275 में बेच दिया तो हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हो गई? 25 रुपये की हानि हो गई है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 25। चौथा आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है? 5 सही 3/8 गुणा 8 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/8 गुणा 5 सही 5/8। ठीक, इसको हल करना है। ये तो बोर्ड में मतलब सिंपल है, सादा गुणा होंगे। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 8 × 5 = 40, 40 और 3 = 43। कितना आएगा? 43/8 गुणा 8 × 8 = 64, 64 में 1 जुड़ गया तो 65, 65/8 माइनस 8 × 3 = 24 और 1 = 25, 25/8 गुणा 8 × 5 = 40, 40 और 5 = 45, 45/8। ये इसका सिंपल कैलकुलेशन। अब ऊपर का संख्या ऊपर से गुणा होगी, इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा, अंश का अंश से और हर का हर से। तो इस 8 दूनी 8 × 64, 8 × 64, नीचे का तो 64 64 आ रहा है, ऊपर का गुणा करके देख लीजिए। किसका करना है? 65 में 43 का गुणा कर दीजिए। किसका? 43 का। ये 65 और 43 का गुणा है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 19 गुणा 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 25 26। तो कितना हो रहा है? 5 9 7 और 2। जब हमने इनको जोड़ा तो कितना हो गया? तुम्हारे सामने जोड़ के बता दीजिए। 5 9 7 2 तो 27 95 हो गया इन दोनों का गुणा। अब इनका गुणा करिए। 45 का गुणा किससे करना है? 25 से। 25 5 25, 5 चौके 20, 22 और 45 दूनी 90, 5 2 11 माइनस होगा, माइनस कितना हुआ? 1125। ठीक, नीचे कितना हो रहा है? नीचे हो रहा था 64, 8 × 8 = 64 और 8 × 8 = 64। नीचे एक जैसी संख्या होती तो उसका एलसीएम कितना आएगा? 64 आएगा। इन दोनों को घटा के देख लीजिए। 2795 में से 1125 घटाएंगे कितना? 0 7 6 1 16 70 है ना? कितना है? 16 70। अब इसका भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, 2 से कट कर रहे हैं। 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4,
2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब 835 में भाग किसका देना? 32 का। सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 835 में 32 का भाग दे दीजिए। 32 दूनी कितना होता है? 64 होता है। 13 में से 4 गया, 9 बचा, 1 बचा, यहाँ पर 5 उतार लिया। 6 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 6 बार। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 1 19, 3 शेषफल। तो लगभग मैं आंसर पूछा तो शेषफल को गोली मारूं, कितना आ गया? लगभग 26 है। तो देखिए ऊपर जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 26 है। सही आंसर हो गया दूसरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसका मान वही है जो कि इधर है। ये जो मान, इसका मान क्या है? तो देखिए क्या हो रहा है, ये इकाई पे 9 है तो 30,009, 30,009। तो 30,000 इकाई पर नहीं है, इकाई पर नहीं, ये इकाई पर है। किस पर है? इकाई पे। यहाँ पे लिखा दहाई पर तो है नहीं है। जो 30,009, ठीक है। तो इसमें इकाई अंक पर है क्या? 9। तो सही कौन सा है? सैकड़ा पे नहीं है, कट गया। दहाई पे नहीं है, कट गया। एक भी कट गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों की भार का सन्निकट द्वारा निकटतम धाई के मान का अंतर क्या होगा? धाई का मान पूछा, इकाई का नहीं, धाई का। तो सन्निकट धाई का पूछा है। तो देखिए जो 107 है, 107 100 के पास है कि 110 के पास है? तो तुम क्या कहोगे? 110 क्या आएगा? धाई में पूछ रहे हैं। धाई में क्या आ जाएगा? 10 का। अगर धाई का अंक छोड़ दें तो ये 7 जो है वो किसके पास है? 10 के पास है। किसके पास है? 10 के पास है, धाई में, है ना। इसी तरह से 82 जो है वो किसके पास है? 80 के पास है कि 90 के पास है? तो ये 80 के पास है। इन दोनों का अंतर पूछा है तो 100, इनको घटाएंगे तो क्या करेंगे? इनका 30 आंसर आ जाएगा। ये लड़का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 है। तो यहाँ पर ये धाई में पूछा था तो धाई में 107 जो है वो 110 के पास होगा और 82 किसके पास होगा? 80 के पास है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 30 है। इसको देखिए, यदि 2 कोणों का योगफल है, एक अधिक कोण है, 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है। तो अधिक कोण कैसा होता है? जो कि मान होता है 90 से तो अधिक होता है और 180 से कम होता है। इनके बीच की बात होती है। अधिक कोण का मान क्या होता है? 90 से अधिक है और 180 से कम, यानी ना तो 90 अधिक कोण कहलाता है ना 180 अधिक कोण कहलाता है। इनके बीच में जो भी आएंगे कोण वो अधिक कोण होते हैं। अब इसको ऑप्शन ट्राई करते हैं। संभव नहीं है। कौन सा कोण संभव नहीं है अधिक कोण के लिए? तो न्यून कोण, एक समकोण है। समकोण कितना होता है? 90। न्यून कोण क्या है? 90 से कम, यानी 30 ले लिया। तो ये तो संभव है ना। इस कितना आ रहा है इसका मान? 120, जो कि इनके बीच की बात है। ठीक है, ये संभव है और यहाँ पे संभव नहीं वाला ऑप्शन पूछा है। एक अधिक कोण मानी 90 से अधिक, 100 ले लो, 110 ले लो और एक 30 ले लो, 30 ही लेके चल रहा है। तो कितना हो रहा है? 140 है। ये भी इसी के रेंज में आ जाएगा। इसके बाद 2 न्यून कोण, एक 60 ले लो और एक 45 ले लो। तो ये भी अधिक कोण बना सकता है। ठीक है, 105 बना लिया, अधिक कोण बना लिया इसने। और 2 समकोण को अगर जोड़ देते हैं, 2 समकोण, योगफल है ना 2 कोणों का, 2 समकोण यानी 90 और 90। तो इन दोनों का जो योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 180। ये संभव नहीं है। जिसको छोड़ के ये संभव नहीं, ये संभव, ये संभव, ये संभव। तो सही आंसर क्या? संभव कौन सा नहीं है? चौथा वाला संभव नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? चौथा। एक संख्या के अंकों के जोड़ संख्या से घटाया जाता है। अंकों का जोड़ क्या है? संख्या से घटाया जाता है। तो वो सर्वदा भाज्य होगी, हमेशा भाज्य होगी। दो अंकों की एक संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो सोची हुई, चाहे तुम 12 ले लो,
चाहे 13 ले लो, चाहे 15 ले लो, जो भी तुम्हें लग रहा है वो लिख लो, चाहे इससे बड़ी ले लो, है ना। 135 ले लो, ये संख्या है हमारे सामने। इनके अंकों का जोड़ कितना होगा? अंक कितने हैं? 5 और 3 8 और 1 9। अगर इसके अंकों का योग 9 घटा दिया जाए तो ये संख्या किससे विभाज्य है? कितना बचेगा? 15 में से 9 गया, 6 बचा, ये 12। तो इनको क्या है, इससे हम भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो क्या 9 का भाग जा रहा है इसमें। किसका जा रहा है? 9 का। इसके अंकों का योगफल 3 आ रहा है, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। इसमें भी 9 का भाग जा रहा है। इसमें से 4 घटाएंगे तो भी 9 आ रहा है, तो इसमें भी 9 का भाग जा रहा है। इसमें से 6 घटाएंगे तो भी 9 आ रहा है। इस किस संख्या का जाता है सर्वथा भाग? 9 का। सही आंसर क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पर तुम्हारे सामने एक आकृति दे रखी है और इसमें पूछा है AOB का मान। क्या है? AOB यानी x का मान पूछा है, और क्या पूछा है? BOC 2x का पूछा है, इसी तरह से 4x, और इसमें कितना 6x का मान पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा है ये सब का मान। किसका पूछा है? x का मान, x 2x और 4x और 6x, इनके मान पूछे गए हैं तुमसे। अगर ऑप्शन ट्राई करें तो ऑप्शन इन पे फिट होना चाहिए। यदि x बराबर 20 ले लें, कितना ले लें? 20, तो 2x बराबर कितना होगा? 40, 4x बराबर कितना हो जाएगा? 80, 20 चौके 80, और 6x बराबर 120। तो ऑप्शन ट्राई करने से पहला ऑप्शन एकदम सही है। लेकिन इसे अगर सॉल्व किया जाए तो क्या करेंगे? ये वृत्तीय कोण का योगफल क्या है? है ना, चक्रीय कोण यानी वृत्तीय कोण को पूरा योगफल पूरा कंप्लीट, तो कितना 360 होता है। इनको जोड़ेंगे x 2x 4x और 6x और प्लस 100, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। कितना आएगा? ये होता है पूरा चक्रीय कोण यानी वृत्तीय कोण का मान कितना होता है? 360 होता है। अब 100 तो उस तरफ चला जाएगा, घट जाएगा, 100 घटेगा तो कितना बचेगा? 260 आएगा। इन सबको जोड़ो, x वाला 6 4 10, 10 और 3 13, तो 13x बराबर कितना हो गया? 13x बराबर 260, 13 से कट रहा, 13 दूनी 26, तो x का मान कितना निकल रहा है? 20 है। x का मान जैसे ही 20 निकला है तो पहला ही ऑप्शन है, बाकी कोई भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, 60वां क्वेश्चन जो है, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले? तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने खेले? 32 मैच। कितने खेले? 32 है। और पाकिस्तान ने कितने खेले? 24 है। इन दोनों का क्या पूछा है? किसने अधिक खेले? ऑस्ट्रेलिया ने कितने अधिक किए? तो घटा के देख लो, 32 खेले और इसने 24 खेले, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 8 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे कालिया अरे यार, कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। कृतज्ञता क्या होता है? किसी का एहसान मान लेना। जब कोई तुम्हारी सहायता करते हैं तो हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए? एहसान मानना चाहिए उसका, कि हाँ इसने हमारी मदद करी है ना। कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, अनेक रूपों में कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों, कार्यों और कृतज्ञ हो सकते हैं। हम अपने विचारों और शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं जब हम धन्यवाद कहते हैं। इसका अर्थ यह होगा कि हम उसके कृतज्ञ हैं, हम उसके कृतज्ञ हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक है, जो हमारे लिए क्या है? सहायक है, सहायता करते हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उनसे हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं। उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं। हमें उसे अपने हृदय के अंतरात्मा से धन्यवाद देना चाहिए। तो सिंपल सा क्या कह रहा है? कृतज्ञता के ऊपर दिया गया पूरा चैप्टर। किसके ऊपर दिया गया? कि हमें दूसरों का एहसान मानना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारे लिए सहायक हैं,
उनका क्या एक्शन मानना चाहिए। ठीक है, आप देखिए धन्यवाद का अर्थ क्या है। धन्यवाद माने कृतज्ञ होना। धन्यवाद जब हम किसी को देते हैं ना, जो कृतज्ञ होना होता है ना, उसका अर्थ ही होगा किसी के धन्यवाद देना। क्या होता है कि बहुत बढ़िया, तुमने हमारी मदद की, तुमको धन्यवाद। तो यहाँ पर धन्यवाद का अर्थ होगा कृतज्ञ होना। महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण जो है वो एक क्या है, देखिए महान सद्गुण एक है कृतज्ञता को व्यक्त करता है। ये एक सद्गुण है जो कि कृतज्ञ ज्ञापन का बहुत बड़ा महत्व। तो ये क्या, कृतज्ञ प्रदर्शन करना एक महान सद्गुण है। अपने में भी कृतज्ञ हो सकता है। अपने किससे? अपने विचारों में, अपने विचारों में कृतज्ञ हो सकता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है अपने विचारों में कृतज्ञ हो सकता है, तो अपने विचारों में हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से 64वां क्वेश्चन देखिए। सहायक शब्द है। सहायक शब्द क्या है? सहायक, सहायक माने विशेषण। सहायक माने जो हमारी मदद करता है, जो किसी की भी मदद करता है। जो आप किसी की मदद करता है वह उसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, यानी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, जो सहायता करता है उसी को सहायक कहते हैं, और सहायता करने वाला की वह उसकी क्या बन जाती है, विशेषता बन जाती है। ठीक है, तो यह क्या है, संज्ञा तो है नहीं। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है, तो ये नहीं है। सर्वनाम क्या होता है, व्यक्ति वस्तु के स्थान पर होता है, तो ये भी नहीं। क्रिया क्या होता है, काम होता है, तो काम ही है नहीं। तो सही क्या है, विशेषण सही एकदम होगा। सद्गुण माने क्या होता है, अच्छे गुण, आचरण, तो ये क्या हो जाएगा इसका गुण। अगला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ जो कि आपने सामाजिक कार्यकर्ता, आपने सामाजिक कार्यकर्ता और महान पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वह मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली कंपनी ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आना शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों में अनेक समस्याओं का सामना करना बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आ गया। अब देखिए सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे, क्या थे, पर्यावरणवादी थे। क्या थे, महान पर्यावरणवादी थे। यहाँ पे लिखा जो है सुंदरलाल बहुगुणे महान पर्यावरणवादी थे। ठीक है, इसके लिए पहला ऑप्शन एकदम सही है। उनका गांव घिरा हुआ था। उनका गांव किससे घिरा हुआ था, तो देखिए उनका गांव पहाड़ियों में हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने वाली क्या हुआ, विनाशकारी बाढ़ आई। क्या आई, वनों की कटाई हुई। तो देखो पेड़ों की कटाई शुरू हो गई, तो इसका परिणाम क्या होगा, वहाँ के आसपास विनाशकारी बाढ़ें आना शुरू हो गई। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सही से, विनाशकारी बाढ़। सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है। क्या है, सुंदरलाल तो नाम है किसी का, क्या है, व्यक्तिवाचक है। कैसा वाचक है, व्यक्तिवाचक है बहुगुणा। ठीक है, इसी तरह से 70वां क्वेश्चन देखें। 70वां क्वेश्चन के मूल्यवान का पर्यायवाची है। मूल्यवान क्या होता है, अनमोल। कैसी होती है, अनमोल। सारे ऑप्शन का ट्रैप प्रिय, भाई मूल्यवान अप्रिय कैसे हो सकती है, अनुपयोगी नहीं, घृणा नहीं। मूल्यवान जो होती है बहुत कीमती होती है, तो क्या होती है, वो अनमोल होती है, सभी के लिए अनमोल होती है। तो इसका आंसर तीसरा सही है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखा जाए तो क्या देखा तुमने कि इस पूरे पैराग्राफ में सही आंसर पहले का पर्यावरणवाद, और ये दूसरे का हरे भरे वनों से, तीसरा विनाशकारी, और इसका चौथा और ये अनमोल। समझ गए, इसके सारे क्वेश्चन ये होंगे सही। मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभाव के बारे में चेतनाएं देती हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिसमें हमारी दृष्टिकोण कमज़ोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे टीवी
वे निकट से टीवी देखते हैं जो कि अधिक हानिकारक है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायतें आती हैं। लंबे समय तक टीवी देखने से हमारे शरीर की मांसपेशियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। नृत्य, संगीत, लड़ाई, विभिन्न कार्यक्रम की ऊंची आवाज़ से बहरापन हो सकता है। ऊंची आवाज़ से क्या हो सकता है? बहरापन हो सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारे पाचन की क्रिया ढीली हो जाती है, मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्य से देखकर युवकों की मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती हैं। ठीक है, क्या आतंक और हिंसा को देखकर कौन सी मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारे प्रभावित नहीं होती। क्या नहीं होती? मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, नहीं पूछा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पाचन में प्रभावित होता है, उस पर लिखा होगा पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, प्रभावित होती है, भार भी, मोटापा भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो होती है, तो क्या प्रभावित नहीं होती? ऊंचाई प्रभावित नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन 72 देखिए, आतंक और हिंसा के दृश्य से युवकों की मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती हैं। तो मनोवैज्ञानिक समस्या का संबंध है, तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है? मनुष्य से है, यानी मानस से है। ठीक है, मानस से होगा। आतंक और हिंसा से जो देखते हैं वो मानस, और इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए पहला आंसर। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वे टीवी क्या बहुत अधिक निकट से देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था बच्चे जो है टीवी अधिक निकट से देखते हैं जो कि अधिक प्रभावित होता है। इसका तीसरा आंसर सही है। ढीली शब्द का समानार्थी क्या है? ढीली माने धीरे होना, तो क्या हो जाना? धीरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। अनुच्छेद में हानिकारक शब्द का विलोम क्या है? हानिकारक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उपयोगी। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन उपयोगी होगा। क्या होगा? उपयोगी सही होगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। विनम्रता एक महान गुण है। इसका अभिप्राय यह है कि विनम्र, कोमल, सुशील होना। इसका अभिप्राय क्या है? विनम्र, कोमल या सुशील होना घमंडी का उलट है। घमंडी का जस्ट उल्टा है। वह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता रखता है। ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी नहीं होते, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ होता है। वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है क्योंकि वह आत्मकेंद्रित नहीं, इसलिए वह विचारवान है। आत्मकेंद्रित नहीं, वह क्या है? विचारवान है। तो विनम्रता एक है। विनम्रता एक क्या है? एक गुण है। विनम्रता क्या है? एक गुण है। विनम्रता का अभिप्राय किससे है? विनम्रता माने सभी क्या है? सविनय से, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो, सविनय। विनम्रता का अर्थ किससे? आकर्षित से नहीं होगा, क्रूरता से, और ये सब चीजें कट रही है। तो विनम्रता का अर्थ क्या होता है? विनम्रता से अभिप्राय है सविनय होना। विनम्र व्यक्ति से सीखता है। विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है? दूसरों के अनुभवों से सीखता है। देखो लिखा हुआ है विनम्र व्यक्ति क्या लिखा है? वह दूसरों की सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। घमंडी का पर्यायवाची क्या है? घमंडी का पर्यायवाची पूछा है। घमंडी माने अक्कड़। क्या हो जाएगा? अक्कड़ टाइप का, अकड़ू टाइप का, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। जिद्दी का विलोम क्या होता है? जिद्दी का विलोम क्या होता है? जिद्दी माने जो जिद करता है। जिद करता है, जो किसी की बात नहीं मानता है, तो उसका उल्टा क्या होता है? सहमत होना, जो आसानी से सहमत हो जाता है ना, मान जाता है। इसका सही कौन सा हो जाएगा? तीसरा। इस तरह से इसका भी आंसर पूरा पेपर सॉल्व हो गया और इसमें जो टिक लगाया 99% इसका सॉल्यूशन सही है। आप इस पर पूरी तरह से ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।